नमस्कार मित्रों, पीछे हटो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय हम लेकर आए हैं वो है स्कीम ऑफ जेसीएम फॉर केंद्रीय विद्यालय संगठन। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पेज नंबर 248, अपेंडिक्स 42 पार्ट बी। एंड इन दिस पार्ट द स्कीम ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर केंद्रीय विद्यालय संगठन इज गिवन। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोटिंग harmonious relations and of securing the greatest measures of cooperation between the Sangathan in its capacity as employer and the general body of its employees in matters of common concern, and with the object further of increasing the efficiency of services combined with these employees, the Kendriya Vidyalaya Sangathan has decided to establish a machinery for joint consultation and arbitration of unresolved differences. The essential features of the scheme for setting up such a machinery are described below. तो जो दो उद्देश्य था इस संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था का, जीएसीएम का, वो ये था कि कैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन एज ए एम्प्लॉयर और कर्मचारियों का जो संघ है उसके बीच में एक समन्वय स्थापित करना, जिससे कि जो सेवाओं की एफिशिएंसी है उसमें बढ़ोतरी हो और जो अनरिजॉल्व इशू हैं, जहाँ पर कुछ मतभेद हैं संगठन में और उसके कर्मचारियों में, उसमें भी संयुक्त रूप से परामर्श के द्वारा और ये बातचीत के द्वारा वो मसले हल किए जाएं। सो द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द स्कीम फॉर सेटिंग अप सच अ मशीनरी आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो जेसीएम को इस्टेब्लिश करने के जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। So the constitution and the procedure. Number 1, the scheme will cover all regular employees of संगठन except ग्रुप ए ऑफिसर्स। तो सारे कर्मचारियों को ये जो योजना है वो कवर करती है, केवल ग्रुप ए के अधिकारियों को छोड़कर। पॉइंट नंबर 2, ग्रुप ए में आपका वाइस प्रिंसिपल भी आते हैं और प्रिंसिपल भी आते हैं और सभी ग्रुप ए के ऑफिसर भी आती हैं, तो उनको छोड़कर बाकी सारे कर्मचारी इसमें कवर होते हैं। नंबर 2, द मशीनरी विल सप्लीमेंट एंड नॉट रिप्लेस द फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ टू मेक इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन और टू द एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ टू मेक रिप्रेजेंटेशन ऑन मैटर्स कंसर्निंग देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट सर्विस ग्रेड्स एट्सेट्रा। तो जो मशीनरी है वो एक पूरक का कार्य करती है, ना कि जो सुविधाएं एक कर्मचारी को व्यक्तिगत तौर पर अपने मामले को रिप्रेजेंट करने के लिए मिलती हैं, या संघ को कोई कर्मचारी अपनी समस्या को रिप्रेजेंट करता है तो उसको उसमें कोई बाधा नहीं बनती, बल्कि जो मशीनरी है, जो जेसीएम है, वो एक पूरक की तरह काम करती है। उसके अलावा भी अगर कोई उभयनिष्ठ हितों का कोई मुद्दा, कॉमन इंटरेस्ट का कोई मुद्दा अगर छूटता है तो उसमें ये मशीनरी काम करती है एक ब्रिज की तरह संगठन और केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के बीच में। तो तीसरा पॉइंट है, देयर विल बी ए काउंसिल कॉल्ड द जेसीएम ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन which will deal with the matters relating to the condition of service and work, welfare and improvement of efficiency and standard of work of all regular employees of the केंद्रीय विद्यालय संगठन। सो इस नियमों के अनुसार एक परिषद होगी जिसे जेसीएम कहा गया, संयुक्त परामर्शदात्री परिषद कहा गया केंद्रीय विद्यालय संगठन की, जो कि उन मामलों के को पर गौर करेगी जो सर्विस कंडीशन, सेवाओं की जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, सेवा शर्तें हैं, कार्य है और कर्मचारियों के कल्याण के लिए इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी और जो एफिशिएंसी है उसमें बढ़ावा करने के लिए जो मानक हैं कार्य के, जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं उनके केंद्रीय विद्यालय संगठनों को उनके बारे में सलाह देने का काम ये जेसीएम करेगी। नंबर 4, द काउंसिल विल कंसिस्ट ऑफ एन ऑफिशियल साइड एंड अ स्टाफ साइड। तो इस काउंसिल में दो पक्ष होंगे, एक ऑफिशियल साइड और एक स्टाफ साइड। यानी कर्मचारियों की जो साइड होगी वो स्टाफ साइड कही जाएगी और जो अधिकारियों की साइड होगी वो ऑफिशियल साइड कही जाएगी। यानी जो केवीएस की तरफ से जो पक्ष होगा वो ऑफिशियल साइड होगी और कर्मचारियों की तरफ से जो पक्ष होगा वो स्टाफ साइड होगी। सो द ऑफिशियल साइड विल बी डिसाइडेड बाय द चेयरमैन ऑफ द जेसीएम ऑफ द केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो केंद्रीय विद्यालय की जो जेसीएम है उसके जो संगठन हैं वो डिसाइड करेगा कि ऑफिशियल साइड में कौन कौन होगा। एंड में कंसिस्ट ऑफ 7 members
who will include the vice chairman, केंद्रीय विद्यालय संगठन, फाइनेंस मेंबर ऑफ द केंद्रीय विद्यालय संगठन, 2 members of the board of governors, द कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर एंड जॉइंट कमिश्नर एडमिन। तो एडीसी एडमिन होंगे उसमें, और जेसी एडमिन होंगे संगठन के, 2 लोग ये हो गए, एक कमिश्नर होंगे 3 हो गए, 2 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स होंगे तो ये 5 हो गए, एक आपका फाइनेंस मेंबर होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन का 6 हो गए, और एक वाइस चेयरमैन होंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के। सो वाइस चेयरमैन कौन होते हैं? कोई भी अधिकारी जो उसको मंत्रालय नियुक्त कर सकता है, वो वाइस चेयरमैन हो गए। तो इस तरह से 7 लोग रहते हैं स्टाफ साइड में। द स्टाफ साइड में कंसिस्ट ऑफ 7 members टू बी नॉमिनेटेड बाय द एसोसिएशन इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द स्टाफ साइड में कंसिस्ट ऑफ 7 members टू बी नॉमिनेटेड बाय द एसोसिएशन इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टाफ साइड से जो भी एसोसिएशन नाम देती है स्टाफ साइड के लिए, वो 7 मेंबर होंगे, और उनको नॉमिनेट कौन करेगा? कोई भी संघ जो हैं, जितने भी संघ हैं वो उसको नॉमिनेट करेंगे, जितना भी उनका रेशियो है, प्रोपोर्शन है, उसके आधार पे। द वाइस चेयरमैन ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन विल बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। तो जेसीएम के जो ये प्रश्न बन सकता है यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ द जेसीएम। सो द वाइस चेयरमैन ऑफ द केंद्रीय विद्यालय संगठन will be the chairman of the JCM. The staff side will elect its own leader. तो जो कर्मचारियों का जो पक्ष रखेगी स्टाफ साइड होगी, उसका नेता कौन होगा वो स्टाफ साइड उसका चयन करेगी। ईच साइड विल अपॉइंट इट्स ओन सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज। दोनों पक्ष अपना जो सचिव है या एक से अधिक सचिव हैं वो अपॉइंट करेंगी। तो 5वां बिंदु है, नो पर्सन who is not an employee of the संगठन shall be the member of the staff side of the council। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का कर्मचारी नहीं है वो स्टाफ साइड में का मेंबर नहीं हो सकता है, पहली बात। नंबर 6, द एसोसिएशन विल नॉमिनेट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो जो भी संघ हैं वो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक नॉमिनेट कर सकते हैं। बट देयर विल बी नो बार ऑन री नॉमिनेशन। एक बार 3 वर्ष के लिए कर दिया, उसके बाद फिर 3 वर्ष के लिए कर दिया, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, कितनी भी बार री नॉमिनेशन हो सकता है। लेकिन एक बार अगर नॉमिनेशन होता है किसी मेंबर का तो वो 3 साल के लिए होगा। द वैकेंसीज कॉल्ड बाई द डेथ, रिटायरमेंट, ट्रांसफर विल बी फिल्ड फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म। अगर मान लीजिए 3 वर्ष के लिए नॉमिनेट किया गया है और मृत्यु या सेवा से रिटायरमेंट या ट्रांसफ़र के कारण अगर वो वैकेंसी खाली होती है तो फिर उसकी जगह किसी और को भरा जा सकता है। नोट यहाँ पर दिया गया है कि एन एसोसिएशन में रिप्लेस ऑन द काउंसिल सच ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिव एज हैव सीज टू बी इट्स ऑफिस बियरर एट एनुअल इलेक्शन और बाई एक्सीजेंसीज सच एज ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। एन एसोसिएशन में रिप्लेस ऑन द काउंसिल, कोई भी संघ रिप्लेस कर सकता है ऑन द काउंसिल सच ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को, एज हैव सीज टू बी इट्स ऑफिस बियरर एट एनुअल इलेक्शन, जो कि वार्षिक जो सभा होती है किसी भी संघ की, उसमें उसको ऑफिस बियरर के पद से हटा दिया गया तो काउंसिल भी उसको हटा सकती है। और बाई एक्सीजेंसी सच एज ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वो ऑफिस बियरर नहीं रहता है तो ऐसे व्यक्ति को एसोसिएशन रिप्लेस कर सकती है जेसीएम में से, जेसीएम के काउंसिल के पद से एसोसिएशन उसको हटा सकती है। स्कोप एंड फंक्शन, जेसीएम के क्या स्कोप हैं और क्या फंक्शन है, देखिए 7th पॉइंट में दिया गया है। द स्कोप ऑफ द काउंसिल विल इंक्लूड ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द of service and work, welfare of employees and improvement of efficiency and standard of work provided. However, that first in regard to the recruitment, promotion and discipline, consultation will be limited to the matter of general principles, and second, individual cases will not be considered. तो एक बात तो ये कहा
कि रिक्रूटमेंट के केस में या प्रमोशन के केस में या अनुशासनात्मक कार्यों के केस में या कंसल्टेशन विल बी लिमिटेड टू द मैटर्स ऑफ जनरल प्रिंसिपल। जो साधारण सामान्य सिद्धांत हैं वहीं तक कंसल्टेशन सलाह ली जा सकती है जेसीएम की। दूसरे केस में इंडिविजुअल केस वहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाएगा, किसी कर्मचारी विशेष का केस डिस्कस नहीं किया जाएगा, केवल वही केस डिस्कस किए जाएंगे जो कॉमन इंटरेस्ट के होंगे। 8वां पॉइंट है द ऑफिशियल साइड विल कंक्लूड the matters at the meeting of council and will not reserve them for the later decision by the केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो जो ऑफिशियल साइड है विल कंक्लूड द मैटर एट द मीटिंग ऑफ द काउंसिल, तो उसको जो अधिकारी पक्ष है वो जो भी मैटर काउंसिल में उठाए जाएंगे उनको वहीं पर उसको कंक्लूड करना है, उन पर निर्णय लेना है, ना कि उनको बाद में डिसीजन के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कोई निर्णय के लिए उसको रिजर्व में रख देना है। उसको तुरंत उसका समाधान जेसीएम में करना है स्टाफ साइड को। 9th पॉइंट है द काउंसिल में अपॉइंट कमेटीज टू स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन एनी मैटर फॉलोइंग विद इन इट्स स्कोप। तो जो काउंसिल है जेसीएम वो एक कमेटी को नियुक्त कर सकती है किसी मैटर को जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है उसको स्टडी और रिपोर्ट देने के लिए। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10 सब्जेक्ट टू द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन द एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन टू साइड्स ऑफ काउंसिल विल बिकम ऑपरेटिव। तो यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ये आ गया, इन्होंने कहा सब्जेक्ट टू द फाइनल अथॉरिटी, यानी फाइनल अथॉरिटी तो बीओजी है, लेकिन एग्रीमेंट ये हो जाता है अगर कोई एग्रीमेंट रीच होता है दोनों साइडों में, यानी काउंसिल की जेसीएम में अधिकारी पक्ष और संघ की तरफ से एक सहमति बन जाती है किसी मुद्दे पर, तो फिर वो फाइनल अथॉरिटी किसकी होगी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अनुमति मिलने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 11 इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द टू साइड, अगर दोनों पक्षों ऑफिशियल साइड और एसोसिएशन की साइड में कोई भी सहमति नहीं बनती है, द मैटर मे बी ट्रांसमिटेड टू ए कमेटी ऑफ काउंसिल फॉर फर्दर एग्जामिनेशन एंड रिपोर्ट। तो जो मैटर है उसके लिए एक समिति बना दी जाएगी और समिति उस पर विचार करेगी और अपनी एक रिपोर्ट देगी। बट इफ अ फाइनल डिसएग्रीमेंट इज रिकॉर्डेड इन द काउंसिल, लेकिन एक असहमति, एक अंतिम असहमति बन जाती है काउंसिल में आफ्टर डिसएग्रीमेंट इन द कमेटी हैविंग विच रेटिफाइड इन द काउंसिल। सो कमेटी बनाने के बाद भी डिसएग्रीमेंट रहता है, द मैटर इज वन फॉर विच द कंपल्सरी आर्बिट्रेशन इज प्रोवाइडेड, इट शैल बी रिफर टू द आर्बिट्रेशन इफ आइदर साइड सो डिजायर। इन अदर केसेस द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स विल टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स ओन जजमेंट। तो अगर दोनों पक्षों में असहमति रहती है तो एक समिति बना दी जाएगी कि उस मामले की स्टडी करे और रिपोर्ट दे, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद भी अगर वहाँ पर असहमति बनी रहती है तो और ये आवश्यक हो जाता है किसी मध्यस्थता किसी तीसरी पार्टी की, तो इट शैल बी रिफर टू द आर्बिट्रेशन। तो ये इफ़ आइदर साइड सो डिजायर, अगर दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हों तो इसमें मध्यस्थता ली जा सकती है। और इन अदर केसेस, बाकी दूसरे केसेस में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो भी फाइनल डिसीजन लेंगे वही वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा, बीओजी जो डिसीजन ले लेंगे। अदरवाइज अगर दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता लेनी है तब तीसरे पक्ष की मध्यस्थता ली जा सकती है, आर्बिट्रेशन करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है 12th पॉइंट ए मैटर डिस्पोज्ड बाय द काउंसिल इन एनी मैनर, a matter disposed by the council in any manner will not be placed on the agenda during the following 12 months unless for any special reason the chairman of the council directs otherwise। तो कोई भी मैटर जो डिस्पोज हो गया काउंसिल में तो उसको दोबारा 12 महीने तक कमेटी में डिस्कस नहीं किया जाएगा, हाँ, जबकि ऐसा करने का कोई विशेष कारण ना हो या जो चेयरमैन है काउंसिल के वो ऐसा करने की ना कहें, तब तक कोई भी मैटर जो एक बार डिस्कस हो गया उसको अगले 12 महीने तक डिस्कस नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 13 द काउंसिल विल फ्रेम रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। तो जो भी उसका कार्य करने का तरीका होगा वो जेसीएम खुद डिसाइड करेगी कि उसके नियम क्या होंगे। आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता अगर किसी की लेनी है
तब क्या स्थिति होगी, उसके लिए देखिए रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 में ये कहा गया, द कंपल्सरी आर्बिट्रेशन शैल बी लिमिटेड टू पे एंड अलाउंसेस, यानी वेतन और भत्तों के लिए ये अनिवार्य मध्यस्थता हो जाती है। तो अनिवार्य मध्यस्थता जो किसी तीसरी पार्टी की लेनी है वो केवल इन 3 केसों में ली जा सकती है। एक तो पे एंड अलाउंसेस के केस में, वीकली आवर्स ऑफ वर्क, यानी एक सप्ताह में कितने घंटे काम कर रहा है इसके बारे में, लीव ऑफ क्लास और ग्रेड ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों के जो अवकाश के दिन हैं उसके बारे में। तो केवल 3 ये ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर कंपल्सरी आर्बिट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो परीक्षा की दृष्टि से मुझे लगता है ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है इसमें। द कंपल्सरी आर्बिट्रेशन शैल बी लिमिटेड टू, शैल नॉट लिमिटेड टू करके इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो पे एंड अलाउंसेस के लिए हो सकता है कंपल्सरी आर्बिट्रेशन, वीकली आवर्स ऑफ वर्क के लिए हो सकता है, लीव ऑफ अ क्लास और ग्रेड ऑफ एम्प्लॉय के लिए हो सकता है। तो डी इसमें होगा, शैल बी लिमिटेड टू नन ऑफ दिस, तो डी विल बी द आंसर इफ द सेम 4 लाइन्स आर framed as a question. Question point number 15. As to the question whether or not a particular issue falls within the scope of any of the above arbitration item, the decision of the Ministry of HRD in the matter will be final. तो अगर फिर भी इसमें ऐसा कोई प्रश्न आता है कि किसी पर्टिकुलर मसले पर, किसी मैटर पर आर्बिट्रेशन लिया जाए या नहीं लिया जाए, तो उसका ये जो निर्णय है वो शिक्षा मंत्रालय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। 16वां बिंदु है, द केसेस ऑफ इंडिविजुअल शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू द आर्बिट्रेशन, यानी किसी कर्मचारी विशेष के अगर कोई मुद्दा है तो वो उसके लिए आर्बिट्रेशन नहीं लिया जाएगा, वो आर्बिट्रेशन का सब्जेक्ट है ही नहीं। 17 पॉइंट, a dispute shall not be referred to arbitration unless it has been considered by the council and final disagreement between the two sides has been recorded. कोई भी विवाद, ऐसा विवाद मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जाएगा जब तक कि उस पर काउंसिल ने विचार नहीं कर लिया है और दोनों के बीच लिखित में असहमति दर्ज नहीं कर दी गई है, तब तक उसको आर्बिट्रेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, on a final disagreement being recorded as mentioned in clause 11 and 17, the Ministry of HRD, now the Ministry of Education, shall appoint a board of arbitration as soon as possible. अगर क्लॉज 11 और 17 के अनुसार लिखित में असहमति दर्ज हो जाती है तो जो शिक्षा मंत्रालय है वो एक बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन का गठन करेगा जल्द से जल्द, जितना जल्दी संभव हो। द बोर्ड विल कंसिस्ट ऑफ 3 members, 1 draw from the panel of 3 names submitted by the official side of the council, 1 from a similar panel submitted by the staff side, and a chairman who will be independent person. So 3 persons का बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन बनेगा, जिसमें से एक नाम दिया जाएगा ऑफिशियल साइड से, एक नाम दिया जाएगा संघ की साइड से यानी कर्मचारियों की तरफ से, और एक जो चेयरमैन होगा वो स्वतंत्र व्यक्ति होगा, उन दोनों पक्षों से अलग होगा। सो ये था पॉइंट नंबर 18। पॉइंट नंबर 19 में ये कहा गया, इन डिटरमाइनिंग ए डिस्प्यूट द बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन शैल एग्जामिन द मेरिट्स ऑफ द केस प्रेजेंटेड बाय बोथ द ऑफिशियल एंड स्टाफ साइड्स एंड टेक इनटू अकाउंट ऑल रिलीवेंट फैक्टर। सो झगड़े को या विवाद को समझने के लिए जो मध्यस्थता बोर्ड होगा वो केस को उसकी मेरिट के आधार पर देखेगा, दोनों पक्षों को सुनेगा और जो सारे जो तथ्य हैं उनको संज्ञान में लेगा। और उसके बाद द मैटर्स डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमीशन in case made application to the Sangathan will not be subject to the arbitration for a period of 5 years on the date of recommendation, after which they will become arbitrable with reference as far as possible to the factor referred to in point 1. इन्होंने कहा the matters determined by the government in accordance with the recommendation of the commission, अगर किसी आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार ने कोई मसला जो है वो निर्धारित किया है, कोई मैटर डिटरमाइंड किया है
इन केस मेड एप्लीकेशन टू द संगठन, और वो संगठन पर भी एप्लीकेबल हो रहा है, विल नॉट सब्जेक्ट टू द आर्बिट्रेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो उसको मध्यस्थता में 5 वर्ष तक उस आयोग की रिकमेंडेशन देने के 5 वर्ष तक उसको मध्यस्थता में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ उसके पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, सो नंबर 1 अबव, सो ये हो गया 5 वर्ष तक उसको नहीं लिया जा सकता। दूसरी चीज़, सब्जेक्ट टू द ओवर राइडिंग अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ साइड। मतलब ओवर राइडिंग अथॉरिटी तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, यानी वो तो उसका निर्णय तो अंतिम है ही। उसको छोड़कर जो भी रिकमेंडेशन होंगी मध्यस्थता बोर्ड की, वो दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगी। सो पॉइंट नंबर 21, ऑर्डर मेड बाय द संगठन इन परसुएंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन सेल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन दोज रिकमेंडेशन और मॉडिफाइड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट रिमेन इन ऑपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। सो इसके रिकमेंडेशन के आधार पर जो भी ऑर्डर संगठन देगा वो 3 वर्ष के लिए मान्य रहेगा। सो ऑर्डर मेड बाय द संगठन इन परसुएंस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन सेल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन दोज रिकमेंडेशंस और मॉडिफाइड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट रिमेन इन ऑपरेशन। या तो दोनों पक्षों के आपसी सहमति के बाद उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, या उन रिकमेंडेशन में ही कुछ ऐसा कहा गया था। अगर ऐसा नहीं कहा गया है तो जो भी संगठन निर्णय करेगा उस मध्यस्थता बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर वो 3 वर्ष के लिए ऑपरेशन में रहेगा। ये 21 पॉइंट में कहा गया। उसके बाद अमेंडमेंट, उसमें जो अमेंडमेंट किया गया है उसकी बात की गई है पॉइंट नंबर 22 में। Any amendment or alteration in the scheme or in the constitution rules made under shall be made by the council। क्या मतलब हुआ? Any amendment or alteration in the scheme, यानी JCM की स्कीम में कोई भी परिवर्तन किया जाता है, रूल्स मेड देयर अंडर शैल बी मेड बाय द काउंसिल, तो वो काउंसिल ही करेगी उस नियम में परिवर्तन, और कोई उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स की अगर हम बात करें, सो पॉइंट नंबर 23, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑफ द क्लॉजेज ऑफ द स्कीम और द कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स मेड देयर अंडर इट विल बी डिसाइडेड बाय द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। तो कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है किसी भी पॉइंट को लेकर इस स्कीम की, JCM के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या किसी नियम के बारे में, तो जो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल हैं, कौन होते हैं चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, यानी 22 चेयरमैन जो होते हैं संगठन के, उनका जो निर्णय है वो क्या होगा? अंतिम होगा। अंतिम निर्णय होगा किसका? अंतिम होगा और मान्य होगा किसका निर्णय? 22 चेयरमैन ऑफ KVS या चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। तो चेयरमैन JCM के जो चेयरमैन होते हैं यानी 22 चेयरमैन ऑफ KVS का निर्णय अंतिम होगा। कोई भी अगर विवाद उत्पन्न होता है किसी भी रूल में, कोई भी प्रश्न वाली स्थिति उत्पन्न होती है, तो जो इंटरप्रिटेशन 22 चेयरमैन देंगे वही अंतिम होगा। नेक्स्ट है आपका अपेंडिक्स 42B, केंद्रीय विद्यालय संगठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल अंडर द स्कीम ऑफ द JCM ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है JCM का? संयुक्त परामर्शदात्री जो व्यवस्था है, जो परिषद है, उसका संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? देखिए पहला पॉइंट दिया है इसमें, शॉर्ट टाइटल, द कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल अंडर द स्कीम ऑफ JCM ऑफ KVS। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहा जाएगा? वो उस परिषद का कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहा जाएगा जो कि JCM स्कीम के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए बनाया गया है। दूसरा है एप्लीकेशन, The Constitution shall cover all the regular employees of the Sangathan for whom the scheme is applicable. Point number 3, the headquarter, the office of the council will be situated at Delhi and or at such other places as the केंद्रीय विद्यालय संगठन and determined। सामान्य रूप से दिल्ली रहेगा या कोई भी ऐसा स्थान जिसको केंद्रीय विद्यालय संगठन निर्धारित करता है उसको हेडक्वार्टर माना जाएगा। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? The objects of the council are to promote the harmonious relations and to secure the greatest measure of cooperation between the Sangathan
in its capacity as an employer and the general body of its employees in matter of the common concern, and further to increase the efficiency of the services combined with the welfare of these employees. So it shall also suggest ways and means to raise the academic standard in Vidyalaya. Next, scope and function of the JCM. So, the scope of council will include all matters relating to the condition of service and work, welfare and improvement of efficiency and standard of work of all regular employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan, provided, however, that in regard to recruitment, promotion and discipline, consultation will be limited to the matters of general principle and the individual cases will not be considered. इस बात को पुनः स्पष्ट कर दिया गया है. नेक्स्ट है आपका मेंबर्स ऑफ द काउंसिल. हु आर द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल फ्रॉम ऑफिशियल साइड. सो द काउंसिल विल कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 ए पार्ट में क्या दिया, वाइस चेयरमैन. सो वाइस चेयरमैन ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन विल बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल या चेयरमैन ऑफ द JCM. नंबर 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द ऑफिशियल साइड. सो द फर्स्ट मेंबर इज फाइनेंस मेंबर केंद्रीय विद्यालय संगठन. एक वित्तीय सदस्य होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन से, वो एक सदस्य होगा. 2 सदस्य होंगे BOG से, टू बी नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन KVS. तो जो कैबिनेट शिक्षा मंत्री हैं वो BOG में से किन्हीं 2 सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे JCM के सदस्य के रूप में. और तीसरे आयुक्त होंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के. चौथे अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन होंगे, वो भी एक मेंबर होंगे. एक संयुक्त आयुक्त डीलिंग विद द JCM मैटर्स विल ऑल्सो बी ए मेंबर. तो ये टोटल कितने हो गए आपके, एक ये हुए, 2 ये हुए, 3, फिर एक ये हो गए 4, 5, 6 लोग हो गए ये. ठीक है. तो इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव ऑन द स्टाफ साइड. सो स्टाफ साइड के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो देयर शैल नॉट बी मोर देन 7 मेंबर्स ऑन द स्टाफ साइड to be nominated by the association recognized for the purpose of representation on the staff council. तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 7 हो सकती है स्टाफ साइड से. एंड द 7 सीट्स में बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस एसोसिएशन इन द फॉलोइंग मैनर. तो जो भी उनकी सदस्यता की संख्या होगी उसके आधार पे 7 सीटें नॉमिनेट होंगी. उसमें यह बताया गया कि टीचर्स एसोसिएशन के लिए 4 सीटें, नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के लिए 2 सीटें और एक हेडक्वार्टर स्टाफ एसोसिएशन अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए 1 सीट है. तो टोटल ये 7 हो सकती हैं. मान लीजिए एग्जिस्ट नहीं करती तो कितनी रह जाएंगी, 6 हो जाएंगी, क्योंकि ये अधिकतम है 7 संख्या, अधिकतम है 7, न्यूनतम पर प्रतिबंध नहीं है. तो टीचर्स के लिए, टीचर एसोसिएशन के लिए अधिकतम 4 हैं, नॉन टीचिंग के लिए 2 हैं और एक हेडक्वार्टर की स्टाफ एसोसिएशन अगर है तो उसके लिए 1 सीट रिजर्व है. तो ये स्टाफ साइड हो गई रिप्रेजेंटेटिव की. नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स में बी डन बाय द चेयरमैन इन कंसल्टेशन विद द एसोसिएशन यूनियंस इन एनी अदर मैनर एक्सेप्टेबल टू द एसोसिएशन और यूनियंस. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का, वो चेयरमैन जो है यानी वाइस चेयरमैन ऑफ KVS वो संघों से परामर्श के बाद कर सकते हैं. The staff side and the official side में appointed secretary और secretaries from among its representatives. तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हीं में से सचिव या एक से अधिक सचिवों का चयन स्टाफ साइड और ऑफिशियल साइड करेगी. उसके बाद लीडर की बात की गई है. The staff side shall elect by simple majority one of its member as its leader who shall hold that office for a period of 1 year. तो अपने नेता का चयन करेगी और वो 1 साल के लिए उस पद पर रहेगा. बट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन ए वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, ट्रांसफर विल बी फिल्ड फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म. तो मृत्यु के कारण या सेवानिवृत्ति के कारण या त्यागपत्र देने के कारण या स्थानांतरण के कारण अगर नेता की जो पोस्ट है वो खाली होती है तो फिर उसको भरा जा सकता है. लेकिन अधिकतम जो उसकी कार्य अवधि है वो 1 वर्ष है, लेकिन बाद में उसको री इलेक्ट कितनी बार किया जा सकता है. द परमानेंट सेक्रेटरिएट, देयर विल बी ए परमानेंट सेक्रेटरिएट ऑफ द काउंसिल अंडर द कंट्रोल ऑफ द चेयरमैन. सो परमानेंट जो सचिवालय है, सेक्रेटरिएट है,
तो वो रहेगा काउंसिल का अंडर द कंट्रोल ऑफ चेयरमैन, वो चेयरमैन के नियंत्रण में परमानेंट सेक्रेटरीट भी इसके लिए रहेगा, जेसीएम के लिए। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, नॉमिनेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑन द स्टाफ साइड बाई रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन। सो जो रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, मान्यता प्राप्त जो कर्मचारी संघ हैं, उनकी तरफ से कैसे नॉमिनेशन होना है रिप्रेजेंटेटिव्स का, उसके लिए पहला बिंदु बताया गया, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर आफ्टर when occasions arises, each recognized employees association shall be intimated in form A the number of members it may nominate on the council। सो एक फॉर्म ए होगा, उसी निर्धारित प्रपत्र में हर संघ को ये बताना पड़ेगा कि संख्या जो नॉमिनेट की है काउंसिल में वो सदस्यों की संख्या क्या है। नंबर 2, ऑन रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन एज क्लॉज 1, ए रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन में इंटीमेट इन फॉर्म बी द नेम्स ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड बाई इट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो उस संघ की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसने किन सदस्यों को नॉमिनेट किया, किन रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट किया, उनके नाम फॉर्म बी में देने पड़ेंगे। फॉर्म ए में संख्या देनी है, फॉर्म बी में नाम देने हैं। नंबर 3, द इवेंट ऑफ इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ एटसेट्रा ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एम्प्लॉय एसोसिएशन, सच एसोसिएशन में नॉमिनेट और इन केस ऑफ द रिटायरमेंट रीनॉमिनेट इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन फॉर्म सी। तो अगर उसकी जो समय अवधि है उससे पहले रिटायरमेंट हो जाता है या रेजिग्नेशन हो जाता है, तो इस तरह के केस में रीनॉमिनेशन किया सकता है फॉर्म सी में। पॉइंट 4, ऑन रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन अंडर क्लॉज 2 और 3 अबव एज द केस में बी, द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल शैल कंसिडर वेदर द नॉमिनेशन इज इन accordance with the provisions of the scheme and inform the employees association concerned। So 2 और 3 में जो भी देखिए 2 और 3 में क्या, 3 में तो मान लो ट्रांसफ़र हो गया या कुछ हो गया तो, और 2 में क्या था, कौन कौन से सदस्य नॉमिनेट किए उनके नाम थे, और 3 में अगर उनका किसी कारण से रीनॉमिनेशन हुआ है तो वो उसमें 2 या 3 में नाम दिया गया है। So on receipt of the intimation under the clause 2 or 3 above, as the case may be, the chairman of council shall consider whether the nomination is accordance with the provisions of the scheme and inform the employees association concerned। तो जो चेयरमैन है काउंसिल के, वो संघ को सूचित करेंगे कि जो उन्होंने नाम दिए हैं वो नियमानुसार हैं या नहीं है। सो 8th पॉइंट है द टर्म ऑफ मेंबरशिप। टर्म ऑफ मेंबरशिप यानी सदस्यता का जो कार्यकाल है वो कितना रहेगा। द एम्प्लॉय एसोसिएशन विल नॉमिनेट देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन स्टाफ साइड फॉर टर्म ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, बट देयर विल बी नो बार ऑन रीनॉमिनेशन। दूसरी चीज़ है वैकेंसी कॉज्ड बाई डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, ट्रांसफर विल बी फिल्ड फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म। मान लीजिए 3 वर्ष के लिए नॉमिनेट किया था और ये 2 साल बाद डेथ हो जाती है तो 1 साल के लिए फिर अब किसी और को वैकेंसी को भरा जा सकता है। नोट यहाँ पे देखिए, वेयर ए पर्सन बिकम्स ए मेंबर ऑफ द काउंसिल बाय द रीजन ऑफ द ऑफिस और अपॉइंटमेंट्स ही होल्ड्स, हिज मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल शैल इप्सो फैक्टो टर्मिनेट व्हेन ही सीजेस टू होल्ड दैट ऑफिस और अपॉइंटमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ, व्हेन ए पर्सन बिकम्स ए मेंबर ऑफ काउंसिल, या जब कोई व्यक्ति काउंसिल का मेंबर हो जाता है, बाय रीजन्स ऑफ ऑफिस और अपॉइंटमेंट्स ही होल्ड, हिज मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल शैल इप्सो फैक्टो टर्मिनेट व्हेन ही सीजेस टू होल्ड दैट ऑफिस और अपॉइंटमेंट। तो जिस पद के कारण वो जेसीएम में उसको पद मिला, अगर वो पद समाप्त हो जाता है तो उसकी जेसीएम की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी, ये कहने का तात्पर्य है। तो द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमेटी, पॉइंट नंबर 9, द काउंसिल मे अपॉइंट कमेटी फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर टू स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन एनी मैटर फॉलिंग विद इन इट्स स्कोप। तो जो काउंसिल है वो अपॉइंट कर सकती है कमेटी को, अपने सदस्यों में से ही एक समिति बना सकती है जो किसी मामले को जो उसके कार्य क्षेत्र के अंदर आता है
उस मामले के लिए उसको स्टडी करे उस मामले की, और उस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए काउंसिल कोई कमेटी बना सकती है। नेक्स्ट, केंद्रीय विद्यालय संगठन, रूल्स फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस फॉर द काउंसिल अंडर द JCM फॉर केंद्रीय विद्यालय संगठन। सो कार्य करने के नियम क्या होंगे JCM के, एक तरह से ये इसमें आएगा। सो द फॉलोइंग रूल्स शैल गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द काउंसिल अंडर द स्कीम ऑफ JCM फॉर केंद्रीय विद्यालय संगठन। शॉर्ट टाइटल, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द रूल्स फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द काउंसिल। इन रूल्स को क्या कहते हैं? द रूल्स फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ काउंसिल, यानी JCM के लिए रूल्स फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो गए। तो इसकी मीटिंग की अगर हम बात करें, सो मीटिंग्स, the ordinary meetings of council shall be held not less than once in 4 months in फरवरी, जून और अक्टूबर। साधारणतः जो उसकी मीटिंग्स हैं, जो सभाएं हैं JCM काउंसिल की, वो 4 महीने से कम के अंतराल पर नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए फरवरी में हो गई दूसरे महीने में, तो फिर 6वें महीने जून में हो गई, फिर 10वें महीने अक्टूबर में हो गई। तो ये 4-4 महीने के अंतराल पर होती हैं, होनी चाहिए। नोटिस फॉर अ मीटिंग, कम से कम 4 महीने का अंतराल होना चाहिए। नोटिस फॉर अ मीटिंग शैल बी सेंट बाय द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल टू ऑल मेंबर्स नॉट लेस देन 15 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। तो जो मेंबर सेक्रेटरी है, जो सदस्य सचिव है काउंसिल का, वो सभी सदस्यों को कम से कम 15 दिन पहले मीटिंग के बारे में सूचना देगा। इफ़ द चेयरमैन इज नॉट प्रेजेंट at the meeting of the council, any member of the council appointed for the purpose by the chairman in writing shall be the chairman of the meeting। अगर चेयरमैन स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं तो चेयरमैन द्वारा उन्हीं सदस्यों के बीच में से किसी को भी उस मीटिंग का चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, ए स्पेशल मीटिंग में बी कॉल्ड बाई द चेयरमैन एट ई टाइम, यानी कोई विशेष मीटिंग बुलानी होगी तो चेयरमैन कभी भी बुला सकते हैं। ए नोटिस ऑफ सच अ मीटिंग शैल बी सेंड टू ऑल मेंबर्स नॉट लेस देन 10 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। तो मीटिंग से कम 10 दिन पहले इसकी सूचना सभी सदस्यों को भेजी जाएगी। फॉर अटेंडिंग द मीटिंग द मेंबर्स विल बी इंटाइटल्ड टू TADA एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाई द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। Their absence from duty attending such meeting will also be treated likewise। ठीक है, तो for attending the meeting the members will be entitled for TADA as per the instruction issued by the government of India from time to time। तो जो भी मीटिंग होगी उसको सदस्यों को उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए TADA दिया जाएगा, और अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो जो भी उसमें उनकी जो सरकारी नियमों के अनुसार जो लीव वगैरह जो होगी उसके हिसाब से उनको ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट इज वेन्यू, द वेन्यू ऑफ द मीटिंग ऑफ द काउंसिल शैल बी न्यू दिल्ली। तो JCM की जो मीटिंग है वो कहाँ होगी? न्यू दिल्ली में होगी। कोरम क्या है उसका? द कोरम शैल बी 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑफिशियल साइड एंड ऑल्सो 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टाफ साइड, यानी कम से कम 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है दोनों पक्षों से, स्टाफ साइड से भी और कर्मचारी संघ की तरफ से भी 1/3 सदस्य कम से कम उपस्थित होने चाहिए। इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोरम फ्रॉम स्टाफ साइड, नो मैटर रिलेटिंग टू टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ विल बी डिस्कस इन द काउंसिल अनलेस ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड इज प्रेजेंट। भले ही टीचर साइड से हो, इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोरम फ्रॉम स्टाफ साइड, नो मैटर रिलेटिंग टू द टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ विल बी डिस्कस्ड इन द काउंसिल अनलेस ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेस्पेक्टिव साइड इज प्रेजेंट। जब तक कि दोनों पक्षों के 1/3 लोग उपस्थित नहीं होंगे तब तक कोई भी टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ से संबंधित मुद्दा डिस्कस नहीं किया जाएगा। एजेंडा, if a member desiring inclusion of a subject in the agenda of a meeting will communicate the subject together with the explanatory memorandum where necessary to the secretary of the official or staff side as the case may be at least 8 weeks in advance of the meeting, the secretary concerned shall make sure that the subject suggested falls
within the purview of the council and thereafter place the draft agenda before the chairman not less than the 7 weeks before the due date of the meeting for his approval to its inclusion in the agenda. If any item suggested by the member is not included in the agenda, the member concerned shall be informed the fact and the reason therefore. So देखिए ये कहा गया कि अगर कोई सदस्य JCM का चाहता है कि कोई भी विषय जो है एजेंडा में शामिल हो मीटिंग के में, तो वो उस विषय को 8 हफ्ते पहले यानी मीटिंग से करीब 2 महीने पहले सेक्रेटरी को सूचित करेगा, चाहे वो ऑफिशियल साइड को हो या स्टाफ साइड का हो। यानी स्टाफ साइड का कोई सदस्य है तो वो अपने सेक्रेटरी को सूचित करेगा, अगर ऑफिशियल साइड का है तो ऑफिशियल वाले सेक्रेटरी को सूचित करेगा। तब वो सेक्रेटरी जो है वो ये देखते हुए कि वो जो मुद्दा है, जो विषय है वो JCM के कार्य क्षेत्र के अंदर आता है, तो क्या करेगा वो 7 हफ्ते पहले के समय में बिफोर द 7 वीक्स वो उसको पुट करेगा किसको, चेयरमैन को, और फॉर इज अप्रूवल टू इट्स इंक्लूजन कि वो एजेंडा में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। और इफ़ एनी आइटम सजेस्टेड बाय ए मेंबर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एजेंडा, अगर किसी मेंबर ने कोई आइटम सजेस्ट किया है एजेंडा में इंक्लूड करने के लिए, वो इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, द मेंबर कंसर्न शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द फैक्ट एंड द रीजन देयर टू। सो क्या कारण है, किस कारण से, तो उस सदस्य को सूचित किया जाएगा कि क्यों उनकी जो पॉइंट था उसको एजेंडा में नहीं लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, द एजेंडा फॉर एन ऑर्डिनरी मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल मेंबर्स नॉट लेस देन 30 days बिफोर द मीटिंग। तो एजेंडा जो है वो 1 महीने पहले ही सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दिया जाएगा। द एजेंडा फॉर ए स्पेशल मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड साइमल्टेनियसली विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग। अगर कोई स्पेशल मीटिंग है तो उसका भी जो एजेंडा है वो भी सर्कुलेट कर दिया जाएगा। द बिजनेस नॉट ऑन द एजेंडा में ओनली बी टेकन अप विद द परमिशन ऑफ द चेयरमैन। तो कोई भी ऐसा विषय जो एजेंडा में नहीं है वो केवल चेयरमैन की परमिशन से ही उस पर विचार किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। सो ये मैटर डिस्पोज्ड ऑफ बाय द काउंसिल इन एनी मैनर विल नॉट बी प्लेस्ड ऑन द एजेंडा ड्यूरिंग द फॉलोइंग 12 months। तो कोई भी ऐसा विषय जो मीटिंग में डिस्कस कर दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया, उसको दोबारा से अगले 12 महीने तक नहीं उठाया जाएगा अनलेस फॉर एनी स्पेशल रीजन। यानी कोई विशेष कारण नहीं है तो, या चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऐसा करने का निर्देश नहीं देते हैं, तो कोई भी ऐसा विषय जिसका समाधान हो गया है, जिस पर विचार हो गया है, उसको अगले 12 महीने तक नहीं उठाया जाएगा। नेक्स्ट है मिनट्स। सो द मिनट्स ऑफ द मीटिंग विल बी ड्राफ्टेड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन at the meeting and approved by the council. These will thereafter be circulated to the members of the council. So जो मिनट्स हैं वो ड्राफ्ट की जाएंगी किसके दिशा निर्देश में, चेयरमैन के दिशा निर्देशन में, और काउंसिल द्वारा उनको अप्रूव किया जाएगा। एंड दिस विल thereafter be circulated to the members of the council। तो फिर काउंसिल के सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दी जाएंगी। नेक्स्ट है डिसीजंस। तो जो भी निर्णय है, पहला है उसमें पॉइंट, द ऑफिशियल साइड विल कंक्लूड मैटर्स एट द मीटिंग ऑफ काउंसिल। जो ऑफिशियल साइड होगी वो मैटर्स को कंक्लूड करेगी, सब्जेक्ट टू द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन द 2 sides ऑफ द काउंसिल विल बिकम ऑपरेटिव। तो दोनों पक्ष जिस विषय पर जो भी कार्य करना है उस पर सहमति बनती है, तो वो इम्प्लीमेंट कब होगा, जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फाइनली उसको अनुमति दे देंगे उसकी, तो फिर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। नंबर 2, इफ़ फॉर एनी रीज़न इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच एन एग्रीमेंट, द मैटर विल बी रिफर्ड टू ए कमेटी विच विल बी अपॉइंटेड बाय द काउंसिल एंड शैल कंप्राइज members from both sides. The committee shall submit its report to the council, but if a final disagreement is recorded in the council and the matter is one for which the compulsory arbitration is provided, it shall be referred to the Ministry of HRD, now Ministry of Education, who will appoint a board of arbitration as soon as possible. In other cases, the board of governors will take a decision according to its own judgment. इसकी बात भी हम पहले कर चुके हैं, यानी अगर लिखित में असहमति बनती है तो उसको फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है मध्यस्थता बोर्ड के लिए उस मुद्दे को भेज देगी।
नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट। ओनली स्टेटमेंट issued under the authority of the council shall be published and circulated to all केंद्रीय विद्यालयास so that the employees of the संगठन are aware of the development from time to time. Such statement shall be as full and informative as possible. So only statement issued under the authority of the council. तो काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में जो स्टेटमेंट हैं उनको पब्लिश किया जाएगा और सर्कुलेट किया जाएगा सभी केंद्रीय विद्यालयों में, जिससे कि कर्मचारी समय समय पर जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं JCM में उसके बारे में जान सकें एंड सच। और जो इस तरह के स्टेटमेंट्स पब्लिश होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा उनमें जानकारी होनी चाहिए, जिससे कर्मचारियों को पता रह सके कि संघ और संगठन के बीच में किस तरह की आपस में बातचीत हो रही है। नेक्स्ट है कमेटीज़। The committees appointed by the council shall frame their own rules of procedure subject to the approval of the council. यानी कमेटी जो अपॉइंट की जाती है JCM के द्वारा वो अपने नियम बना सकती है, लेकिन उसको किसकी अनुमोदन की आवश्यकता होगी? काउंसिल के अनुमोदन के बाद, काउंसिल की अनुमति के बाद। The committee shall not however take final decision on any subject that come before them and shall transmit their conclusions to the council for decision except where the powers has been specifically delegated to them by the council under the constitution of the council. यानी कमेटी केवल अपने निर्णय को से सूचित करेगी, अपने कंक्लूजन से सूचित करेगी काउंसिल को, और काउंसिल का निर्णय अंतिम होगा एक्सेप्ट अगर काउंसिल ने डेलीगेट किया हुआ है कुछ पावर्स को कि कमेटी उसके लिए निर्णय लेने के लिए उसको पावर्स डेलीगेट की हुई है, तभी कमेटी ऐसा कर सकती है, अन्यथा उसको काउंसिल की अनुमति लेना आवश्यक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रीजनल काउंसिल्स अंडर द स्कीम ऑफ JCM ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। सो अपेंडिक्स 42C में दिया गया है, RJCM के बारे में बात की गई है। रीजनल लेवल पर जो JCM बनेगी उसकी बात हो रही है। तो शॉर्ट टाइटल्स में कहा गया दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रीजनल काउंसिल्स ऑफ द केंद्रीय विद्यालय संगठन अंडर द स्कीम ऑफ JCM ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। नेक्स्ट, एप्लीकेशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशन shall cover all the regular employees of the regional office concerned in the केंद्रीय विद्यालय अंडर इट्स jurisdiction except ग्रुप ए ऑफिसर। तो ग्रुप ए ऑफिसर को छोड़कर क्षेत्रीय संभाग में कार्य में आने वाले सभी केंद्रीय विद्यालयों के कर्मचारी और क्षेत्रीय संभाग के भी क्षेत्रीय कार्यालय में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी के इसके अंतर्गत आते हैं। ऑब्जेक्ट की बात करें हम तो ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा जो JCM का है। तो इन्होंने कहा द ऑब्जेक्ट ऑफ द काउंसिल इज टू प्रमोट द हार्मोजीनियस रिलेशन एंड टू सिक्योर द ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द संगठन इन इट्स कैपेसिटी एज एम्प्लॉयर and to the general body of its employee in matter of the common concern with the object of the increasing the efficiency of public service combined with the academic standard in the विद्यालय। तो ऑब्जेक्ट वही है जो सेंट्रल लेवल पे था। स्कोप एंड फंक्शन में देखिए, द स्कोप ऑफ द रीजनल काउंसिल विल इंक्लूड ऑल लोकल मैटर्स, जो भी स्थानीय मुद्दे हैं relating to the condition of work, welfare of employees, improvement of efficiency and standard of work with particular reference to the local conditions. Number 2, the subjects to be discussed by the council should normally be limited to the matters within the competence of the deputy commissioner. Number 3, the matters which are within the competence of the Kendriya Vidyalaya Sangathan headquarters should not be discussed at the meeting of the RJCM। यानी ऐसे मुद्दे जो कि हेडक्वार्टर लेवल पे डिस्कस होने हैं वो RJCM में डिस्कस नहीं होंगे। शुड नॉट बी डिस्कस एट द मीटिंग ऑफ द रीजनल काउंसिल। मैटर्स रिलेटिंग टू द इंडिविजुअल शुड नॉट बी डिस्कस्ड, यानी किसी कर्मचारी विशेष के मुद्दों को वहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, केवल कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दों को डिस्कस करना है। कंपोजिशन की बात करें हम, सो कंपोजिशन में रीजनल काउंसिल सेल कंसिस्ट, ऑफिशियल साइड की अगर हम बात करें तो डिप्टी कमिश्नर कौन होंगे? चेयरमैन ऑफ द रीजनल काउंसिल। यानी RJCM के अगर पूछे जाते हैं चेयरमैन तो कौन होते हैं? DC होते हैं। और अगर JCM के चेयरमैन पूछे जाते हैं तो वाइस चेयरमैन ऑफ KBS होते हैं। सो डिप्टी कमिश्नर होंगे। 1 मेंबर फ्रॉम द रीजनल एडवाइजरी कमेटी, यानी जो क्षेत्रीय
सलाहकार समिति है उसमें से एक सदस्य होगा। एक सदस्य ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर, वो सहायक आयुक्त जो ग्रीवेंस शिकायत निवारण अधिकारी भी हैं, क्षेत्रीय शिकायत निवारण अधिकारी हैं किसी भी रीजन के, वो ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर उसके एक मेंबर होंगे। दूसरा, सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल ऑफ द केंद्रीय विद्यालय एट द स्टेशन ऑफ द रीजनल हेडक्वार्टर, यानी जिस स्टेशन पर आरओ है उस आरओ में सबसे जो सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल होगा वो उसका मेंबर होगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द आरओ विल बी ऑल्सो ए मेंबर सेक्रेटरी। वो जो एओ हैं वो कौन होंगे? मेंबर सेक्रेटरी होंगे। सो 5 सदस्य हो गए ऑफिशियल साइड से। अब यहाँ पर देखिए फिर दिया है रिप्रेजेंटेटिव ऑन द स्टाफ साइड। तो इन्होंने ये कहा, इस नियम को देखिए, देयर शैल नॉट बी मोर देन 7 मेंबर्स ऑन द स्टाफ साइड्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द रीजनल यूनिट्स ऑफ द एसोसिएशन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑन द स्टाफ काउंसिल। यानी अधिकतम संख्या जो है वो 7 हो सकती है, जरूरी नहीं है 7 मेंबर्स हों, अधिकतम संख्या 7 हो सकती है स्टाफ साइड से। सो द 7 सीट्स में बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस एसोसिएशन इन द फॉलोइंग मैनर। तो ये जब छपा था, जब ये एजुकेशन कोड उस समय था, उसके बाद एक सर्कुलर आ चुका है 2020 में, उसमें ये कहा गया, यानी आरजेसीएम में जो सदस्यों की संख्या है वो हेडक्वार्टर में जो एसोसिएशन को जितनी सीट मिली हैं उसी रेशियो में आरओ लेवल पर आरजेसीएम में भी उसी रेशियो में सीट्स होंगी जैसी जेसीएम में है। तो वहाँ पर 3 सीटें दी गई हैं आपको, AIKVT है क्या है, हाँ, इसको दी गई हैं 3 सीटें। KVPSS को दी गई है 1 सीट, और 2 सीट दी गई हैं नॉन टीचिंग केविंस्टा, इसको बोलते हैं केविंस्टा नॉन टीचिंग एसोसिएशन को 2 दी गई हैं। तो टोटल वहाँ पर 6 हैं इस समय। जो वर्तमान जो आरजेसीएम की प्रणाली चल रही है वो 6 सदस्यों से चल रही है। अधिकतम संख्या इनकी 7 हो सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में कौन सी कितनी ऑपरेटिव है? 6 सदस्यों की आरजेसीएम हर क्षेत्रीय कार्यालय में ऑपरेटिव है, जिसमें 3 AIKVT है, 1 KVPSS का सदस्य प्रतिनिधि होगा और 2 नॉन टीचिंग जो हमारी केविंस्टा है उसके 2 सदस्य रहेंगे। इस तरह से 6 सदस्यों की आरजेसीएम स्टाफ साइड में 6 सदस्य हैं। The distribution of seats may be done by the chairman in consultation with the association unions in any other manner acceptable to the association or union। तो इसमें हालांकि ये कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर के परामर्श करने के बाद संघों से नंबर ऑफ सीट्स को डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सर्कुलर आया था हेडक्वार्टर से, उसमें ये सदस्यों की संख्या दी है आरजेसीएम में 3 AIKVT के, 1 KVPSS का और 2 केविंस्टा के रहेंगे। सेक्रेटरी, द स्टाफ साइड में अपॉइंट इट्स सेक्रेटरी फ्रॉम इट्स मेंबर। तो उसका सेक्रेटरी तो एओ होता ही है ऑफिसर साइड का। स्टाफ साइड में से जो संघ की कर्मचारियों का जो पक्ष है उसका वो सचिव अपने लोगों में से चुनेंगे। और लीडर जो है, द स्टाफ साइड सेल इलेक्ट बाई सिंपल मेजोरिटी, बहुमत के आधार पर, 1 ऑफ इट्स मेंबर एज अ लीडर हु सेल होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के लिए वो नेता रहेगा, बट सेल अभी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, लेकिन बाद में उसको री इलेक्ट किया जा सकता है। ए वैकेंसी कॉज्ड बाई डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, ट्रांसफर एक्सेट्रा विल बी फिल्ड फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म। यानी 6 महीने बाद अगर रिटायरमेंट हो जाता है या रेजिग्नेशन हो जाता है तो फिर वो 6 महीने के लिए दोबारा 6 महीने के लिए भरी जा सकती है। उसको क्या किया जा सकता है? फिल किया जा सकता है उतने समय के लिए, अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए फिल किया जा सकता है। सो द नॉमिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टाफ साइड बाई रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉय एसोसिएशन। सो कैसे नॉमिनेट करेगी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉय एसोसिएशन है? सो एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर आफ्टर व्हेन ओकेजन्स अराइज, each recognized employee association shall be intimated in Form A the number of members it may nominate at regional council। तो रीजनल काउंसिल पर कितने मेंबर्स नॉमिनेट करने हैं वो फॉर्म ए में बताया जाएगा। फॉर्म बी में उनके नाम बताए जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन आरजेसीएम में नॉमिनेट करना है। और फॉर्म सी में अगर कोई रीनॉमिनेशन होना है, डेथ, ट्रांसफ़र, इन कारणों से, तो वो फॉर्म सी में होगा। तीनों फॉर्म जो उधर से जेसीएम के लिए वही आरजेसीएम के लिए हैं।
और फोर्थ पॉइंट दिया है ऑन रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन अंडर क्लॉज 2 and 3 एज द केस में बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ द रीजन वो जो है उसको नॉमिनेशन इज अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द स्कीम एंड इन्फॉर्म द एम्प्लॉय विद कंसर्न। तो अगर वो उनका नॉमिनेशन स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है, इसकी सूचना जो है डिप्टी कमिश्नर यानी जो RJCM के जो चेयरमैन हैं वो उस संघ को सूचित करेंगे इस बारे में। तो टर्म ऑफ मेंबरशिप कितना होगा? So the staff side representative will be nominated for a term of 3 years, but there will be no bar to renomination। 3 वर्ष के लिए एक बार में उनको नामित किया जा सकता है, लेकिन रीनोमिनेशन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कितनी बार भी रीनोमिनेशन हो सकता है। द वैकेंसी कॉज्ड बाई डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, ट्रांसफर एटसेट्रा विल बी फिल्ड फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म। एन एसोसिएशन में रिप्लेस ऑन द काउंसिल such of its representative as have ceased to be its office bearer at its annual election by exigency such a vote of no confidence। अगर आम सभा में, किसी संघ की आम सभा में वोटों के दौरान अगर कोई ऑफिस बियरर नहीं चुना जाता है तो उसकी काउंसिल को सीज कर सकती है कोई भी संघ, या उसको कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा हटा दिया जाता है तो उसको भी RJCM के पद से पदान्वित कर सकती है संघ। सो अपॉइंटमेंट ऑफ द कमेटी, द रीजनल काउंसिल में अपॉइंट कमेटीज फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स टू स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन एनी मैटर्स फॉलिंग विद इन इट्स स्कोप। पेरियोडिसिटी, द मीटिंग ऑफ द रीजनल काउंसिल शैल बी हेड एट लीस्ट वंस इन 2 months एट हेडक्वार्टर्स ऑफ द रीजन। यानी 2 महीने में कम से कम एक बार RJCM की मीटिंग, एटलीस्ट वंस 2 महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए RJCM की मीटिंग, जो भी RO का हेडक्वार्टर है वहाँ पर। तो उसका कोरम क्या होगा? यानी द कोरम शैल बी 1/3 ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑफिशियल एंड स्टाफ साइड। यानी 1/3 सदस्यों का वहाँ रहना आवश्यक है, स्टाफ साइड से भी और ऑफिशियल साइड से भी। एजेंडा क्या है? द एजेंडा फॉर अ मीटिंग शैल बी प्रिपेयर्ड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ एंड अप्रूव्ड बाय द चेयरमैन इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ स्टाफ साइड। तो स्टाफ साइड के सदस्यों के साथ विचार विमर्श करके जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ द रीजन है वो एजेंडा पॉइंट बनाएंगे मीटिंग के लिए। द एजेंडा फॉर एन ऑर्डिनरी मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल मेंबर्स नॉट लेस देन 1 week बिफोर द मीटिंग। तो कम से कम 1 हफ्ते पहले सभी सदस्यों को जो एजेंडा है उसको सर्कुलेट किया जाएगा। TA की बात की जाएगी, ट्रैवलिंग अलाउंस। सो for attending the meeting the members will be entitled for TADA as per the instruction issued by the government of India from time to time। तो RJCM की मीटिंग को अटेंड करने के लिए भी TADA देय होगा सरकार के नियमों के अनुसार। मिनट्स, द मिनट्स ऑफ द मीटिंग विल बी फाइनलाइज्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन in the usual manner and copies thereof will be thereafter be circulated to the members of the council। तो डिप्टी कमिश्नर जो चेयरमैन है RJCM के, उनके दिशा निर्देश में जो मिनट्स है मीटिंग की वो फाइनलाइज की जाएंगी और उसकी कॉपी को सभी सदस्यों को सर्कुलेट किया जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्म ए में ये बताया जाता है कि कितने लोग JCM के लिए नॉमिनेट किए जा रहे हैं। तो देखिए फॉर्म ए में उसका नंबर हो गया, पत्रांक, केंद्रीय विद्यालय संगठन, रीजनल ऑफिस का नाम, डेटेड, द रीजनल प्रेसिडेंट और द सेक्रेटरी, नेम ऑफ एसोसिएशन, उसका एड्रेस, द नॉमिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द स्टाफ साइड ऑफ रीजनल काउंसिल ऑफ द केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस। इसी रीजनल ऑफिस के RJCM के लिए अगर सदस्य को नामित कर रहे हैं, सो सर इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ऑफ JCM एंड द कंपल्सरी आर्बिट्रेशन ऑफ द केंद्रीय विद्यालय संगठन, आई एम टू से दैट योर एसोसिएशन इज रिक्वायर्ड टू नॉमिनेट members 3 members on the staff side of regional council of the केंद्रीय विद्यालय संगठन। यहाँ पे नंबर बताना है। I am to request you kindly to intimate to me within 15 days of the date of issue of this letter the names of nominees of your association as in the form B। तो डिप्टी कमिश्नर उस रीजनल प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी को ये लेटर भेजेंगे कि आप बताइए कितने सदस्य हैं आपके। और ये फॉर्म ए हो गया। फॉर्म बी की अगर हम बात करें तो फॉर्म बी में फिर रीजनल सेक्रेटरी के पास लेटर जाएगा टू द चेयरमैन
चेयरमैन कौन है RJCM के? डिप्टी कमिश्नर। टू द चेयरमैन रीजनल काउंसिल ऑफ द केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस, द नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑन द स्टाफ साइड ऑफ रीजनल काउंसिल ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर। जो फॉर्म ए में डिप्टी कमिश्नर भेजते हैं किसी भी क्षेत्रीय किसी भी कर्मचारी संघ की क्षेत्रीय परिषद को, तो उसमें कहा गया अब मेंशन आई एम डायरेक्टेड टू से दैट द एग्जीक्यूटिव कमेटी नेम एंड एसोसिएशन हैज़ नॉमिनेटेड द फॉलोइंग पर्सन टू प्रेजेंट इन इट ऑन द स्टाफ साइड ऑफ द रीजनल काउंसिल। तो नाम लिखा, ऑफिस एंड अपॉइंटमेंट्स हेल्ड, कौन से पद पर हैं, एड्रेस लिखा उनका, एन ऑथेंटिकेट कॉपी ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी इज इनक्लोज्ड, प्लीज एक्नॉलेज दिस कम्युनिकेशन यूर फेथफुली रीजनल प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। वो फिर नाम भेजेंगे और उनका पद भेजेंगे, उन संघ में कौन से ऑफिस बियरर किस पोस्ट पे थे वो। फॉर्म सी में देखिए क्या होगा, रीनॉमिनेशन अगर हो रहा है, उसका रीनॉमिनेशन हो रहा है तो फॉर्म सी में भेजा जाएगा। तो उसमें लिखा कॉन्सिक्वेंट अपॉन द रिटायरमेंट रेजिग्नेशन ट्रांसफर डेथ, इनकी जगह पर इनको नॉमिनेट किया जाए और जो भी एक्नॉलेजमेंट है उसको कम्युनिकेट किया जाए। ये तीसरा फॉर्म हो गया है, यहाँ पे आप देखिए। तो इस तरह से हमने देखा JCM के बहुत सारे बिंदुओं के बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके हमें बताइएगा, और जिससे कि हम और बेहतर तरीके से वीडियोस को बना सकें, जिससे हमारे साथियों को जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी करने में आसानी हो। इन वीडियो से मदद